और ये फागुन तो वैसे भी माया के लिए खास था। उसकी पहली होली जो थी, चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में ब्याह कर आई थी माया। घर में मां नहीं थी। पिता ने बड़ी बंदिशों के साथ पाला था उसे। इसलिए शादी के बाद जब ससुराल में पति का प्यार मिला तो उसका मन इंद्रधनुष सा खिल सा गया। दिन ढलने लगा था। दोपहर की गर्म रोशनी के ढलते ही आकाश शीतल होने लगा था। नई नवेली दुल्हन माया गुनगुनाते हुए छत पर ठंडी हवा में टहल रही थी कि उसने देखा, आमतौर पर चहल पहल से भरा वो मोहल्ला अजीब से सन्नाटे से घिरा दिख रहा था। गांव के लोगों ने शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे और खिड़कियों पर काला पर्दा डाल दिया था। सड़कों पर ऐसे सन्नाटा पसरा था जैसे बाहर कर्फ्यू लगा हो। माया को यह सब अजीब लग रहा था। माया ने छत पर खड़े होकर चारों ओर नजर घुमाई तो घर के पास खड़े घने बरगद के पेड़ के पीछे उसे एक साया सा लहराता नजर आया। अचानक उसे अपने पीछे से अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। माया ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां उसे राघव खड़ा दिखाई दिया। राघव, आप हो? मैं तो डर ही गई थी। वैसे एक बात बताओ, ये गांव वाले ऐसे घरों में क्यों कैद हैं? ये यहाँ की परंपरा है। फागुन के महीने में दिन छिपे बाहर निकलना अपशगुन होता है। अच्छा। माया ने एक बार फिर बरगद की ओर देखा। उसे एक बूढ़ा लाठी टिकाता बरगद के पीछे से गुजरता दिखाई दिया। सूरज ढलने के बाद उस तरफ मत देखना, अब चलो नीचे। लेकिन क्यों? अभी अभी तो मैंने एक आदमी को वहां से गुजरते देखा। कुछ नहीं है वहां, मैंने कहा चलो यहाँ से। माया नीचे आ गई थी, लेकिन राघव का व्यवहार और वो बूढ़ा उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। सुन कमला, तू जानती है क्या उस बरगद का क्या चक्कर है? बहू जी, उधर मत जाना आप। क्या मनहूस बातें लेकर बैठ गई आप। मैं चलती हूँ। अरे रुक तो, बोलना क्या बात है। मेरे को बस इतना पता है कि उस बरगद के पास कुछ है। पता नहीं कौन उधर दिया लगाकर जाता है, लेकिन होली की रात भारी है इस गांव पर। जब भी दिया दिखता है किसी न किसी की मौत होती है। ये क्या कह रही है? दिया से किसी की मौत कैसे हो सकती है? कमला ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर तेज कदमों से आगे बढ़ गई। माया के मन में पहली बार सवाल शोर मचा रहे थे। उस रात खाने के मेज पर जब उसने राघव से इस बारे में पूछा तो राघव का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी सांस भी माया को घूरने लगी। ये सब क्या फालतू की बातें हैं माया? कुछ साल पहले होली के दिनों में गांव में कुछ हादसे हुए थे। बस उसी का वहम पाल रखा है इन अनपढ़ों ने। तुम इन सब पर ध्यान मत दो और अपना नाश्ता खत्म करो। उस रात बरगद के पेड़ और जलते हुए दिए के बारे में सुनकर माया की नींद उड़ गई थी। सास की सख्त चेतावनी और राघव की चुप्पी ने माया के मन में एक अनजाना डर बिठा दिया था। शाम का वक्त था। माया राघव की पहली पत्नी से हुई बेटी पीहू को ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई ये लड़की? पीहू बेटा, आओ दूध पी लो। लगता है बाहर निकल गई। मैं देखकर आती हूँ, कहीं दूर ना निकल जाए। माया बिना कुछ सोचे झट से बाहर निकलती है और गली में जाकर पीहू को आवाज लगाने लगती है। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ की ओर जाती है जहां एक दिया जल रहा है। आसपास सन्नाटा पसरा था और दिए के पास ही गुलाल बिखरा हुआ था। माया को दिया देखते ही कमला की बातें दिमाग में घूमने लगी। घबराहट में उसके कदम डगमगाए और वो दौड़ते हुए वापस घर के अंदर की ओर भागने लगी। माँ, मैं तो कमरे में छिपी थी। आप कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं बेटा, चलो अंदर। माया ने अभी किसी को कुछ नहीं बताया था। रात घेर आई थी। माया ने सबको खाना खिला दिया था और अकेले रसोई समेट रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई छन छन की आवाज आई, जैसे कोई भारी पायल पहनकर उसके ठीक पीछे चल रहा हो। माया झटके से मुड़ी, पर पीछे सिर्फ खाली गली आ रहा था। वो जैसे ही आगे बढ़ती, आवाज फिर शुरू हो जाती। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया उसके कंधों के पास सांस ले रहा है। अगले दिन सवेरे माया रसोई में पीहू के लिए दूध गर्म कर रही थी। उसका ध्यान बरगद के दिए की ओर गया। माया के माथे पर पसीना आ गया। तभी अचानक चूल्हे की लौ नीली पड़ गई। माया को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसकी साड़ी के पल्लू ने आग पकड़ ली। आग इतनी तेजी से फैली जैसे किसी ने उस पर तेल छिड़का हो। माया चीखी
और उसने जलता हुआ पल्लू झटक दिया। घबराहट में उसका दम फूलने लगा। वह पसीने से लथपथ होकर पास के बाथरूम में भागी। उसने नल खोला और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके मारने लगी ताकि घबराहट कम हो सके। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर उठकर आईने में देखा, उसकी रूह कांप गई। पानी से चेहरा साफ होने के बजाय उसके पूरे चेहरे पर ताजा, गाढ़ा और खौफनाक लाल रंग पुता हुआ था। उसकी आंखों के नीचे से रंग खून की तरह बह रहा था। माया ने पागलों की तरह साबुन से चेहरा रगड़ा, पर वो रंग उसकी खाल के अंदर समाता जा रहा था। तभी बाहर से राघव की आवाज आई। माया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। माया, क्या हुआ है? तुम बाथरूम में क्या कर रही हो? तुम्हारे चीखने की आवाजें आ रही थी। राघव, राघव मेरा चेहरा देखो, ये लाल रंग, ये सिंदूर कहाँ से आया? मेरी साड़ी में आग लग गई राघव, कोई है यहाँ? कैसा रंग? पागल हो गई हो क्या? अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल साफ है माया। और साड़ी? तुम्हारी साड़ी भी बिल्कुल ठीक है। तुम वहम कर रही हो। कहा था ना, ज्यादा इधर उधर की बातों में दिमाग मत लगाओ। माया ने आईने में फिर देखा। उसका चेहरा और साड़ी दोनों बिल्कुल सामान्य थे। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डर अब उसके दिमाग की नसों को जकड़ने लगा था। उसी रात जब वो बिस्तर पर लेटी थी, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की तरफ से कोई बहुत धीरे धीरे उसकी चद्दर को नीचे की ओर घसीट रहा है। माया ने टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान के बिल्कुल करीब एक बर्फीली फूंक महसूस हुई और एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम्हारी बारी है माया, सावधान, मौत की आहट पहचानो। माया बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी एक अदृश्य और बलशाली ताकत ने उसके लंबे बालों को पीछे से जकड़ लिया। माया की चीख गले में ही दब गई। वो ताकत उसे बेरहमी से फर्श पर घसीटते हुए गैलरी की ओर ले जाने लगी। माया के हाथ पैर फर्श पर रगड़ रहे थे, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो साया उसे घसीटते हुए घर के उस सबसे अंधेरे कोने में ले गया, जहां एक पुरानी कोठरी थी जिसे कभी नहीं खोला जाता था। कोठरी का भारी दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला और माया को अंधेरे के अंदर फेंक दिया गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और चारों तरफ फिर से वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। माया अब उस काल कोठरी में कैद थी। माया ने खूब कोशिश की कि वो गेट खोल सके, पर गेट खुल ही नहीं रहा था। वो चिल्ला रही थी, दहाड़ रही थी, सब कोशिश नाकाम थी। कोठरी की हवा में सड़े हुए फूलों और पुराने सिंदूर की एक अजीब सी गंध थी। माया फर्श पर सिमटी हुई कांप रही थी। तभी कोने में एक मिट्टी का दिया अपने आप जल उठा। उसकी नीली लौ ने दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना दी। अचानक उस धुंधली रोशनी के बीच एक सफेद साया उभरने लगा। वो एक औरत थी जिसके बाल कमर तक बिखरे थे। सफेद साड़ी खून के धब्बों से भरी थी और उसकी आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे जिनसे खून रिस रहा था। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डर मुझसे नहीं माया, डर उनसे जो ऊपर चैन की नींद सो रहे हैं। मैं सुमन हूँ, पीहू की माँ, और इस घर की सच्चाई जिसे 8 साल पहले इस कोठरी की दीवारों में चुन दिया गया था। माया के पैरों तले जमीन निकल गई। सुमन की रूह ने हवा में हाथ लहराया और कोठरी की दीवार पर एक दृश्य उभरने लगा। अरे पकड़ इसके हाथ पैर और बांध के ले चल कोठरी में। ये अब दोबारा मां ना बन सके है। क्या करेंगे इसका? एक छोरी जनकर हमारे सर पर लाद दी है इसने। इससे पीछा छूटे तो दूसरी लेकर आऊंगी तेरे लिए, कच्ची उम्र की। मैंने तांत्रिक से बात कर ली है। उसका कहना है कि बलि से ही इस घर के लिए चिराग आएगा। विनय, राघव, इसे बेहोश करके होलिका के अंदर बांध दो। ऊपर से लकड़ी लगाकर होली सजा देंगे। पूरे गांव के सामने अंतिम संस्कार होगा इसका, किसी को खबर ना लगेगी। सुमन चीखती रही, लेकिन राघव और उसकी माँ, भाई विनय और पिता ने उसके हाथ पैर बांधकर सुमन को होली में बांधकर जला दिया।
जीते जी नर्क भोग कर मरी हूं मैं। जिंदा जलना क्या होता है समझती हो ना? लेकिन लेकिन मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो तांत्रिक राघव का बाप और भाई से बदला ले चुकी हूं मैं। राघव को मार नहीं सकती क्योंकि उसकी अपनी बच्ची को अनाथ नहीं करना चाहती, और वो बुढ़िया उसे भी माफ कर दिया था। लेकिन मुझे आना ही पड़ा। राघव और उसकी माँ ने फिर से वही षड्यंत्र रचा है। तेरे बांझ होने की खबर लग गई है उन्हें, और अब वो तुझे भी खत्म करके नई बहू लाना चाहते हैं। कल रात होली है माया। कल रात राघव तुझे केसर वाला दूध देगा और वो तेरा आखिरी घूंट होगा। नहीं नहीं, राघव ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे पति हैं। वो किसी का नहीं है माया, उसे सिर्फ बेटा चाहिए। कल रात जब वो बरगद के पीछे होलिका दहन की तैयारी करेगा तो उसमें तेरा भी दहन होगा। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ कोठरी का दरवाजा खुला। राघव हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था। कमरे में अब कोई रूह नहीं थी, सिर्फ लोड़ रही थी। राघव ने माया को बेरहमी से हाथ पकड़कर ऊपर खींचा और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। पूरी रात माया खिड़की से उस बरगद को देखती रही जिसकी शाखाएं अब किसी जल्लाद के हाथों की तरह हिल रही थी। अगली शाम होली का त्योहार शुरू हुआ। विला के बाहर गांव के लोग आग जलाकर नाच रहे थे, पर विला के अंदर मौत का सन्नाटा था। राघव एक चांदी के गिलास में दूध लेकर माया के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। पी लो माया, होली मुबारक हो। माया ने गिलास हाथ में लिया। उसे सुमन की चेतावनी याद आई। उसने चालाकी से दूध कालीन पर गिरा दिया और बेहोश होने का नाटक करने लगी। राघव और उसकी मां ने उसे उठाया और घसीटते हुए उसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। जल्दी करो राघव, आधी रात है, अभी गांव में कोई नहीं है। इसे ठिकाने लगा दो। इस बार बलि सही हुई तो अगले साल घर में कुल दीपक जरूर आएगा। जैसे ही राघव ने माया को लकड़ी में धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया, माया ने अपनी आंखें खोल दी। उसने पास में रखे गुलाल को मुट्ठी भर के राघव की ओर उछाला। राघव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जाकर जमीन पर पड़े एक भारी पत्थर से जा टकराया। होली मुबारक हो माँ जी। माया ने अपनी मुट्ठी में भरा रंग सास के चेहरे पर मला और उसी के साथ सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख गूंजी। माया की सास के चेहरे से खून बह रहा था। उसका चेहरा मोम की तरह पिघल कर गिर रहा था, मानो किसी ने एसी उड़ेल दिया हो। राघव को अचानक माया के चेहरे में सुमन का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। मैं मरी नहीं थी राघव, तुमने हत्या की थी। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे प्यार और मेरे विश्वास की भी। और शायद अपनी मौत के लिए तुझे माफ भी कर देती। लेकिन तुम माँ बेटे की गंदी सोच ना जाने कितनी मासूमों की बलि लेती। अरे तेरे जैसा कोई आदमी कल को मेरी बच्ची को भी लड़का पैदा करने की मशीन समझे, उससे पहले खत्म कर दूंगी तेरे जैसी सोच को मैं। बरगद की जड़ें सांपों की तरह राघव और उसकी मां के पैरों में लिपट गई। वे दोनों चीखते रहे, पर जड़ों ने उन्हें खींचकर जमीन के अंदर संभाल लिया। माया अपनी बेटी पीहू को लेकर बंगले से बाहर की ओर भागी। जैसे ही वो बाउंड्री के पास पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के पेड़ के पास जल रहा नीला दिया अचानक बुझ गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बंगला खाली था। बरगद का पेड़ रातों रात सूखकर काला पड़ चुका था। पुलिस को वहां राघव और उसकी मां का कोई निशान नहीं मिला, पर गड्ढे की खुदाई में सुमन के कंकाल मिले। शहर के एक छोटे से घर में माया पीहू का हाथ पकड़कर सो रही है। अचानक पीहू नींद से कुनमुनाती है। माया उठकर उसे देखती है। तभी उसकी नजर पास के आईने पर पड़ती है। आईने में माया का चेहरा साफ है और उसके पीछे सुमन की रूह खड़ी मुस्कुरा रही है।
सुमन धीरे से अपना हाथ माया के सिर पर रखती है और गायब हो जाती है। इंसाफ मिल चुका था, पर उस सिंदूर का श्राप अब माया की सुरक्षा का कवच बन गया था। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, पर अब वहां कोई दिया नहीं जलता, क्योंकि वहां अब कोई राज दफन नहीं, बल्कि सच्चाई आजाद है।